हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बच्चों टॉपिक, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो प्रपोज किया गया था, लिनस पॉलिंग ने इसको प्रपोज किया। ये उसका उनका फोटोग्राफ यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 बार नोबेल प्राइज मिला इनको, लिनस पॉलिंग को। अब इन्होंने जो प्रपोज किया इसको, तो उसके कुछ रीजंस थे। जैसे वर्नर थ्योरी की हम बात करें बच्चों, तो वर्नर के कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, उनको दूर करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो वर्नर ने क्या था, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ बातें नहीं बताई थी, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉम्प्लेक्सेस का अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो उस पर कोई कमिट नहीं था कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक होते हैं, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस पैरा हैं, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस डाया हैं, कोई एक्सप्लेनेशन का नहीं आया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करें, ज्योमेट्री के बारे में कोई कमेंट नहीं था कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के हैं या लीनियर हैं या प्लेनर हैं, कुछ भी इसके बारे में कोई कमेंट वर्नर ने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक कहीं ना कहीं वीबीडी को द्वारा दूर किया गया। एक ड्रॉबैक था कलर के बारे में, कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं, उसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं था, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस कलर देखे गए बाद में, कुछ कलरलेस देखे गए। तो वर्नर ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दिया था, ना तो कलर के बारे में, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, और ना ही उनकी ज्योमेट्री के बारे में वर्नर ने कोई कमेंट दिया था। ठीक है, वीबीडी को इसलिए प्रपोज किया गया कि उसने एक्सप्लेन किया इन ड्रॉबैक्स में कुछ ड्रॉबैक्स को। जैसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री को एक्सप्लेनेशन वीबीडी द्वारा दिया गया। वीबीडी ने बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्यों ऑक्टाहेड्रल है या क्यों टेट्राहेड्रल है या क्यों स्क्वायर प्लेनर वगैरह है। उसके ज्योमेट्री के बाद में पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर को भी वीबीडी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स में डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है। हाँ, कलर वाला जो टॉपिक था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके लिए हम आगे एक और अपडेटेड थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, दैट इज CF2, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे। उसने कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलर्ड है और यही कलर क्यों आ रहा है, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स ब्लू है, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स येलो है, ये कलर क्यों है ये भी बताया, और यही एग्जैक्टली कलर क्यों आ रहा है वो भी उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया वहां पर। तो हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर बात करें बच्चों, लिनस पॉलिंग ने दिया था। इसने कुछ इस थ्योरी को आपको देख करके याद आ रहा होगा, ये हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। ये हाइब्रिडेशन बिल्कुल के बारे में बात हुई, हाइब्रिडेशन के बारे में बात हुई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वहां भी बताया था। ये हमें पूरी ज्योमेट्रीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक में आने का रीजन यही है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्रीज को भी एक्सप्लेन करता है ये। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे अगर कोई लिगेंड है, वो 2 हैं, अटैक कर रहे हैं, 2 लिगेंड हैं, तो उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ठीक है, 3 अटैक कर रहे हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। बिल्कुल सिमिलर मैनर में जो हमने बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था वैसे ही टेबुलर फॉर्म में हम यहां भी देखने वाले हैं। ठीक है, वीबीडी एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्रीज को इनकी। दूसरी बात, क्या होता है एग्जैक्टली होता क्या है, तो वही चीजें जो हमने वहां देखी थी बॉन्डिंग के अंदर, कि जब भी अटैक होता है तो अटैक होने से पहले जो सेंट्रल एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडेशन शो करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कन्वर्जन होता है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उतनी ही संख्या में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो आगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वहां पर वो ओवरलैप करते थे एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ में, प्योर ऑर्बिटल्स के साथ में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड आ रहा है, अपने लोन पेयर्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उनके वेकेंट ऑर्बिटल्स में दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग करने का काम लिगेंड्स करेंगे, अपने लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाने का काम लिगेंड्स करेंगे। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको वेकेंट ऑर्बिटल की नीड है और साथ में लोन पेयर अवेलेबिलिटी के लिए लिगेंड की नीड है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ खास बातें इसके बारे में देखते जाएं एक बार। मेन थ्योरी जो लिनस पॉलिंग ने प्रपोज की थी, मेटल आयन व्हिच व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पता ही है हमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, और इसके लिए वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है वेकेंट ऑर्बिटल, किसको, लिगेंड को, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, अब वही वेकेंट ऑर्बिटल जो वो प्रोवाइड कर रहा है उनको पहले हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद में लिगेंड अपने लोन पेयर्स उनमें प्लेस करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लाइक दिस। ये रहा कुछ एग्जांपल दे रखा है, Fe(NH3)6+3, यहां पर Fe+3 आयन है। ठीक है, इसने 6 वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज 6 लिगेंड यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, कॉपर NH3 है, ये कॉपर यहां पर अपने 4 ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड कर रहा है टू द NH3, और उनको प्रोवाइड करने के बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है, दीज वेकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडेशन बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद लिगेंड्स, पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, उसके बाद में लिगेंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन देखा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ खास बातें इसके बारे में पॉइंट वाइज है, जो मैंने बातें बोली है बस वही
यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन गेट्स ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, आप यहाँ पर इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा समझाया हुआ है। अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो इस जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। वीबीटी में हम लिगेंड्स को है ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगराइजेशन हम दे रहे हैं वीबीटी के अंदर। कुछ लिगेंड्स को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला है, कुछ लिगेंड्स को हमने वीक लिगेंड बोला है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या फिर आप उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोल सकते हैं, और कुछ लिगेंड्स का वीक फील्ड लिगेंड बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया गया है वो हम देखते हैं एक बार। यहां पर पहले कुछ लिगेंड्स की स्ट्रेंथ देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहां पर लेट्स सपोज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ की अगर बात करें बच्चों, तो यहां पर जनरली हम जो 3D सीरीज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, 3D सीरीज के हिसाब से बात कर रहे हैं। 3D मेटल आयन अंदर है ना, कॉम्प्लेक्स में 3D वाला मेटल आयन है 3D सीरीज का, उसके साथ में लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर लिगेंड्स जो है वो कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन डोनर है या नाइट्रोजन, कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर या फिर ऑक्सीजन डोनर या फिर हेलोजेंस, ये रहा। अगर मैं इन सभी के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करता हूं, तो सबसे अच्छा जो लिगेंड है भाई, लिगेंड का प्राइम फंक्शन क्या था? लोन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना विद द मेटल आयन, ठीक है। तो लोन पेयर देने का काम कौन आसानी से कर पाएगा, अच्छा बॉन्ड कौन बना पाएगा? तो एक तो साइज छोटा हो, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतनी स्ट्रेंथ बॉन्ड अच्छा लगता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स छोटे हैं, छोटे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइज छोटा होना चाहिए। इसके लिए देखिए आप ये सारे के सारे सिंगाइना की सेकंड पीरियड के हमने यहाँ ले रहे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोन पेयर अच्छे से डोनेट कौन कर पाएगा? तो जिसकी ईएन ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। जिसकी ईएन कम होगी वो अच्छे से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छे से कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। तो इनमें अगर आप देखिए बच्चों, तो लेफ्ट राइट मूव करने पर ईएन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से कार्बन डोनर जो है वो सबसे अच्छे डोनर रहते हैं। इसका मतलब इनकी स्ट्रेंथ, कुछ स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा निकल के आना चाहिए लिगेंड की स्ट्रेंथ का। हम बोलते हैं यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स की अगर बात करें बच्चों, जैसे कार्बन के अंदर हम बात करते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे सीओ ले सकते हैं, CN- ले सकते हैं, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं ऑक्सिलेट वगैरह, सॉरी COCN के साथ में कुछ और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ये मोस्टली पॉपुलर एग्जांपल्स जो आपके काम आएंगे, साइनाइड वाले और CO वाले, ठीक है। ये हो सकते हैं। नाइट्रोजन डोनर में अगर बात करें, जैसे EN हो गया, PN हो गया, TN हो गया, ठीक है, और भी एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं, पिरिडीन वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा। ऑक्सीजन डोनर के अंदर जैसे हम बात करें बच्चों, यहाँ पर ऑक्सिलेट ले सकते हैं आप, CO4-2, ठीक है, ये भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। वाटर हो सकता है यहाँ पर H2O, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ये हो सकते हैं। हेलोजेंस के अंदर हम बात करें, जैसे F- है, Cl- है, Br- है, I- है, ये कुछ लिगेंड्स यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये हेलोजेंस वाले हैं, ठीक है। पर सबसे अच्छे डोनर होंगे कार्बन डोनर, उसके बाद में नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हेलोजेंस यहाँ पर आएंगे। इन दोनों को हम जनरलाइज करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। SFL, कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो है लिगेंड्स हैं, वो जनरली बोल रहा हूं बच्चों, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम डील करेंगे अभी, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर मोस्टली जनरली अपन ये कह सकते हैं 99% ऑफ केसेस के अंदर ये आपको एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करते हुए देखने मिलेंगे, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर होते हैं, ये WFL वाली कैटेगरी में आते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक लिगेंड्स है, इनका इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम देखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ खास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बातें थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर, अगर हम देखें यहां पर कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या चीजें ऑब्जर्व होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किस में केपेबल होता है, वीक फील्ड लिगेंड किस में केपेबल होता है। तो इनकी अगर बात करें बच्चों, हम यहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर मान लीजिए यहां पर कार्बन डोनर लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो कार्बन डोनर लिगेंड्स जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी के अंदर है, तो इनमें कुछ खास बातें होती है, कुछ डिफरेंसेस सुनिएगा आप SFL और WFL के अंदर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो पेयरिंग करवाने में भी केपेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने में केपेबल होते हैं N-1d ऑर्बिटल्स के अंदर। और जब वो पेयरिंग करवाने में, इस पॉइंट्स को सुनिएगा, फिर इसको अपन अप्लाई करेंगे जब आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस की फॉर्म में सुनिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने में केपेबल होते हैं N-1d ऑर्बिटल्स के अंदर, पेयरिंग करवा देते हैं। और पेयरिंग करवाने के बाद में, फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहां पे लेता हूं, लेट्स सपोज आपके सामने 3D ऑर्बिटल ये रहा, 3D के साथ में यहाँ 4s है और यहाँ पे 4p ऑर्बिटल वगैरह है। 3D के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कुछ ये है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए जिसमें लिगेंड जो है वो CO है, CO मुझे पता है कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब आप मुझे बताइए बच्चों, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में जरूरी कंडीशन क्या होती है?
ऑर्बिटल कौन सा हो, लेस एनर्जी वाला हो या मोर एनर्जी वाला हो, लेस एनर्जी वाला हो। जितना लेस एनर्जी का ऑर्बिटल मिलेगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और लेस एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होता है, जिसकी जो पास में होता है न्यूक्लियस के या दूर होता है, जो पास में होता है। तो 3D इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हर लिगेंड की टेंडेंसी तो यही होती है कि उसको बिल्कुल अंदर वाला ऑर्बिटल मिले, न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल मिले, ताकि लेस एनर्जी वाला ऑर्बिटल मिलेगा बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडेशन के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो कोशिश वो रहती है कि अंदर वाला ऑर्बिटल मिले। अब उसके लिए क्या होता है, लिगेंड जो है कुछ स्ट्रांग होते हैं तो वो अंदर वाला ऑर्बिटल जबरदस्ती करके ले लेते हैं, और कुछ वीक वाले वो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एसएफएल की बात करें, एसएफएल वाले जो है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स में CO लिगेंड है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका 3D6 है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो CO क्या करेगा, अंदर के डी ऑर्बिटल्स को लेने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग। क्या बोलते हैं, बैक पेयरिंग, n-1 डी ऑर्बिटल्स की। अब पेयरिंग करवा देगा तो अंदर के डी खाली हो जाएंगे, अंदर के डी खाली हो जाएंगे तो हाइब्रिडेशन में डी अंदर के मिल जाएंगे, लेस एनर्जी वाले स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये काम कर पाते हैं SFL, WFL ये पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर ये पेयरिंग करवाने के बाद में कुछ सिनेरियो ऐसा हो गया है, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, ठीक है। इनकी पेयरिंग हो गई और इनकी पेयरिंग हो गई, 2 डब्बे खाली हो गए, 2 डब्बे उसको चाहिए थे, उसको 2 डब्बे मिल गए, 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो SFL कर पाते हैं, WFL नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरी बात, अगर पेयरिंग हो गई बच्चों, तो आप देखें पहले इसका मैग्नेटिक नेचर ज्यादा था, 4 अनपेड थे, अब अनपेड नहीं बचे, तो ये मैग्नेटिक नेचर इसका कम हो गया, तो दिस इज लेस मैग्नेटिक नेचर, है ना। या तो ये मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा, या हो सकता है पेयरिंग के बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाए, तो वो पैरा से पैरा तो रहा लेकिन उसका मैग्नेटिक नेचर कम हो गया, तो लेस पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं उसको, लेस मैग्नेटिक मूवमेंट। तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं वो लेस पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं बाय पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। WFL पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे, तो उनके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। हाई स्पिन लो स्पिन भी समझेगा, लो स्पिन तब होगा जब बच्चों पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होकर के अगर इनिशियल से पेयरिंग होकर के एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, ठीक है। और पेयरिंग नहीं हुई, ठीक है, और सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचे हुए हैं, इसका मतलब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। लो स्पिन हाई स्पिन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और SFL जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं, WFL हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन रखने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो कुछ खास डिफरेंसेस क्या निकल गया है, SFL पेयरिंग करवाने में कैपेबल है, WFL नहीं है, ठीक है। SFL जो है वो लेस पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, WFL जो है वो मोर पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन वाले। ये कुछ खास बातें हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं बच्चों में, यहाँ पे बात थी सर, जैसे ये तो एक जनरल बात है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस भी हम बच्चों डील अगर बच्चों को अपन लिख के बता दें, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो एक्सेप्शंस जो हैं बच्चे नोट भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, नोट करना ही है वो, तो ठीक रहेगा कि उस ऑर्डर के अंदर जो पीछे वाला आपने ऑर्डर लिया है उसमें ये जो ऑर्डर हमने बच्चों लिया है इसमें कुछ एक्सेप्शन जो सर कह रहे हैं आपको लिखना भी चाहिए, इसमें कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड कौन से लिगेंड्स शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, सॉरी अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं बच्चों, यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, लिख लेना आप, हाँ, ये इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस में काम आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर आपको Fe+2 हो या Mn+2 हो बच्चों, तो इनके साथ में जो अमोनिया है जिसको हम नाइट्रोजन डोनर मानते हैं बच्चों, हम नाइट्रोजन डोनर है तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इनके कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सेस Fe+2 का है या Mn+2 का है तो दिस एक्ट एज अमोनिया एक्ट एज अ WFL, ये यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं करानी है, मतलब यहाँ बैक पेयरिंग नहीं करनी, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब समझ रहे हैं, अब आपको यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवानी है, आगे वाले ऑर्बिटल्स ही यूज करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए बी, एक और पॉइंट यहाँ पर कोबाल्ट+3 हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं लेट्स सपोज कॉपर+2, इनके साथ में जितने भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स हैं, ओ डोनर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स जो भी हैं, वाटर है, ऑक्सलेट है, ठीक है, वो सभी के सभी एज अ SFL वर्क करते हैं। जनरली ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स को हम WFL मानते हैं, लेकिन इनके साथ में वो एज अ SFL वर्क करते हैं, मतलब आपको पेयरिंग करवा देनी है, पेयरिंग आपको यहाँ पे करवानी पड़ेगी, ठीक है। सी एक पॉइंट यहाँ पर और लिया है कि अगर 4D सीरीज का या 5D सीरीज का कोई भी मेटल आयन है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता है, प्लेटिनम, हाँ पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, 4D 5D गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके साथ में जब भी कोई भी लिगेंड आएगा तो वो सभी के सभी ऑल लिगेंड्स यहाँ पर ऑल लिगेंड्स एक्ट एज अ SFL, ये SFL की तरह ही वर्क करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, सभी लिगेंड एक्ट एज अ SFL,
इनके जेड इफेक्टिव ज्यादा हैं, इनके जेड इफेक्ट ज्यादा है, रीजन कई बार बिल्कुल जेड इफेक्टिव ऑफ द मेटल, बिल्कुल जेड इफेक्टिव ऑफ द मेटल इज मोर। ठीक है, ये कुछ आपको ध्यान रखना है। सभी लिगेंड्स को ये स्ट्रांग बना देते हैं, सभी लिगेंड्स के स्ट्रांग बनाते हैं। इनके साथ में कोई भी लिगेंड हैलोजन डोनर जो बिल्कुल लास्ट में ना, वो भी सभी के सभी यहाँ पर एसिफेल की तरह वर्क करते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सब पेयरिंग करवाने में केपेबल हो जाते हैं। ठीक है, लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है ना बच्चों, वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि मेटल आयन को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। समझिएगा इस चीज को ध्यान से आप। जैसे मेटल आयन, ये मान लीजिए मेटल आयन है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल्स है, ठीक है, d6 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 और 6 भरा हुआ है। ठीक है, अब इस मेटल आयन के इस d ऑर्बिटल्स को पेयरिंग करवा के अंदर के डब्बे खाली कराने का काम वही लिगेंड कर पाएगा जो स्ट्रांग होगा। पर एक्चुअली वो स्ट्रांग क्यों बन पा रहा है? क्योंकि इस मेटल आयन ने उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है। वो जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होकर पास में आएगा, अपने लोन पेयर से इसके d ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देकर के पेयरिंग करवा देगा, और जब पेयरिंग करवा देगा तो डब्बे खाली कर लेगा। ठीक है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट जो हो पाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट जो पाएगा वही एसिफिल की तरह वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन किसने दिया? एक्चुअली मेटल आयन ने दिया। मेटल आयन का जेड इफेक्टिव अगर बहुत जबरदस्त है तो वो वीकेस्ट लिगेंड, जिसको अपन वीक फील्ड लिगेंड बोल रहे हैं, उसको भी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि वही पास में आ जाएगा, और पास में आगे रिपल्शन देकर पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा के अंदर के डब्बे खाली हो जाएंगे, है ना, तो पेयरिंग करवाने में केपेबल हो गया। तो एक्चुअली मेन डिपेंडेंसी किस पे है? मेन डिपेंडेंसी है मेटल आयन के जेड इफेक्ट पर। ठीक है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी देखे गए जिसमें लिगेंड नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, अब ये स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन ये वीक की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब पेयरिंग करवाते हुए नहीं देखे गए। तो ऐसा हुआ, इसका मतलब कि इनमें मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन, मेटल आयन का जो जेड इफेक्ट वो कम रह गया, और मेटल आयन का जेड इफेक्ट कम रह गया तो उनने उन लिगेंड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया ही नहीं, वो दूर के दूर रह गए, तो रिपल्शन इतना प्रोवाइड नहीं कर पाए पेयरिंग करवाने के लिए, इसलिए वो पेयरिंग नहीं करवा पाए, इसलिए वो वहां पर एज अ वीक फील्ड लिगेंड वर्क कर रहे हैं। तो मेन रोल जो होता है वो होता है मेटल आयन के जेड इफेक्ट का। या तो मेटल स्ट्रांग हो यानी जेड इफेक्टिव उसका स्ट्रांग हो, या लिगेंड स्ट्रांग, ये दोनों ही बातें, दोनों में से कोई भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक फोर्थ पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है जिसके अंदर जो मेटल आयन है वो 3D का है, 3D सीरीज का है, ठीक है, और इस पे स्टेट +4 है। मेटल आयन 3D सीरीज का, लेकिन उस पे जो चार्ज आ रहा है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी आ रही है वो +4 आ रही है बच्चों। तो इसके साथ भी आपको सभी लिगेंड्स को स्ट्रांग मानना है, ऑल लिगेंड्स एज एसिफिल, यहां पे आपको ध्यान रखना है। मेटल आयन 3D सीरीज का हो, उस पर +4 चार्ज आने का मतलब ये उसका जेड इफेक्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है, फिर लॉजिक वही रहेगा बिल्कुल, और जेड इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो लिगेंड जो वीकेस्ट लिगेंड है हेलोजस, उनको भी स्ट्रांग बना देता है, वो भी पेयरिंग करवाने में केपेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ खास बातें अगर आप याद रखेंगे ना बच्चों, तो आपको क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस इन पे पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इन पे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, मतलब सर पीछे वाला जो ऑर्डर है वो अपन लिख सकते हैं कि 3D सीरीज के लिए एप्लीकेबल, बिल्कुल, ये पूरा ऑर्डर जो है वो 3D सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, फॉर 3D सीरीज। 4D 5D के साथ तो फिक्स है कि सारे लिगेंड स्ट्रांग ही वर्क करेंगे, है ना, ये सभी के सभी 4D 5D के साथ फिक्स है। 3D सीरीज के साथ में ये स्ट्रांग, ये वीक है, और इसमें जो एक्सेप्शंस बनते हैं बच्चों वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो एक बार वो पीछे वाले जो स्लाइड में जो बैक पेयरिंग के बारे में बात हुई है, हाँ, अब ये जो स्लाइड हमने यहाँ पे जिसको समझाया है आगे, अब देखिए यहाँ बच्चों ये पढ़ लेते हैं। इफ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग लिगेंड इज प्रेजेंट, स्ट्रांग लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स में होगा, देन इट मे कॉज अ पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स। यही बैक पेयरिंग है, यही बैक पेयरिंग है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन की पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, और इस कारण से जो इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन के अंदर, और इस तरह से जब अंदर के ऑर्बिटल्स यूज करेगा बच्चों, अंदर के ऑर्बिटल्स खाली हो गए तो उनको यूज करके कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। अंदर के ऑर्बिटल काम आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर के ऑर्बिटल्स काम आए हैं तो फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मतलब जैसे अगर D2sp3 है, बिल्कुल, तो ये इनर हो गया, इनर है। जब भी डी पहले लिखा रहेगा तो इनर है, तो ये बाहर लिखा रहेगा। मेन बात ये कि n-1 शेल का है, ये n-1 शेल का है, और ये सारे आयनित के हैं, इसीलिए इनर कहते हैं। हाँ, शेल का कभी कभी बच्चों ऐसे भी पूछ लेते हैं, आपको 4 हाइब्रिडेशन दे देंगे, sp3 दे देंगे, sp3d दे देंगे, sp3d2 और d2sp3, बोल दिया जाएगा बताइए इनमें से, इन हाइब्रिडेशन में कौन सा ऐसा हाइब्रिडेशन है जो डिफरेंट शेल नंबर रखता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखता है, तो ये रहा डी आगे वाला होना चाहिए। जब भी जिसमें भी डी आगे है उसमें वो डी हमेशा n-1 का है, और ये nth के हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, वो भी ध्यान रखिएगा। ये वही बात है, अगर लिगेंड वीक है बच्चों तो ये पेयरिंग करवाने में देयर विल बी नो पेयरिंग, ये नो पेयरिंग वाला पेयरिंग करवाने में केपेबल नहीं है, तो फिर आपको अंदर वाले डी खाली होके नहीं मिलेंगे, आपको बाहर वाले ही डी यूज करने पड़ेंगे, एनडी वाले यूज करने पड़ेंगे। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल sp3d2 sp3d2 हो गया, sp3d हो गया, बिल्कुल, ये sp3d3 हो गया, ये सभी वही एग्जांपल्स हैं।
sp3d। बिल्कुल, तो जब भी डी बाहर रहेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है हाइब्रिडेशन का, और डी अंदर रहेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाएगा। तो ये कुछ खास खास बातें इसके बारे में थी बच्चों, ठीक है। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट देन द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, और अदर नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन कब देखने हैं सर, बैक पेयरिंग के पहले या बाद में? बैक पेयरिंग के बाद में, बाद में देखें। बैक पेयरिंग के बाद बैक में पेयरिंग करा लें, जो हो रही है नहीं हो रही है एक बार वो कर लें, बिल्कुल। उसके बाद में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का चेक कर रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स में तो सब कुछ हो चुका, Right. और होने के बाद में चेक करें कि अब बच रहा है या नहीं बच रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, बच रहा है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं बच रहा है तो डायमैग्नेटिक, है ना। अब बैक पेयरिंग हो गई अगर, और अनपेड इलेक्ट्रॉन इनिशियल से कुछ भी कम हो गए तो हमेशा उसको लो स्पिन मानेंगे, ठीक है। और अगर बैक पेयरिंग नहीं हुई है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम मेंटेन है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको बढ़ तो सकते नहीं है, या तो सेम रहेंगे या बिल्कुल, या घटेंगे। तो सेम रहेंगे या घटेंगे, सेम रहेंगे तो हाई स्पिन, घट गए तो लो स्पिन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से आपको ये सारी जो थ्योरी बोली है, तो एग्जांपल से और बेटर क्लियर हो पाएगी बच्चों। ज्योमेट्री का भी आएगा सर एक इसमें। हाँ बिल्कुल, ज्योमेट्री का भी आने वाला है। देखें बच्चों यहाँ पर कुछ, अब जो ज्योमेट्री हमने बोला है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्योमेट्री भी देता है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर से हम निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, दो लिगेंड है, ज्योमेट्री मैक्सिमम जो होगी वो लीनियर स्टेबल होगी, लाइक दिस, लीनियर 180 डिग्री का एंगल निकल करके आएगा, ठीक है। दो लिगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, 3 होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, अगेन द एंगल विल बी 120। बच्चे वाकिफ हैं इस हाइब्रिडाइजेशन। ये बिल्कुल सेम वही चीजें हैं जो अपन करके आए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल है बच्चों, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब यहाँ पे 4 लिगेंड स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे, अंदर मेटल आयन है और 4 लिगेंड्स लाइक अटैक कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है लाइक दिस, एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। यहाँ पर एंगल सारे 90 डिग्री के रहते हैं, 180 डिग्री के स्ट्रेट, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख दें, बिल्कुल, इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं जरूरत नहीं है, है। इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये है या ये है, ये सॉल्व करने में पता चलेगा, बैक सॉल्व करने वाला कंसीडरेशन बिल्कुल लेना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ मैटर नहीं करता हमारा। बिल्कुल, यहाँ मैटर नहीं करता है। अगर ये सॉल्व करा और हाइब्रिडेशन डीएसपी2 निकलता है तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, और sp3 निकल के आता है तो फिर ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्रा। ज्योमेट्री के लिए अपने को इसको सॉल्व बिल्कुल, इसको सॉल्व नहीं करना है, इनको देखना है सॉल्व करके। यही अगर बात करें बच्चों 5 है ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये आपको पता भी है कैसी ज्योमेट्री होती है, लाइक दिस, ट्रायंगल पे दो पिरामिड बनते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। दो तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d ऑर्बिटल, बिल्कुल, और ये इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। डी पहले लिखा है तो इनर और बाद में लिखा है तो आउटर ऑर्बिटल। ये इसको भी बोल सकते हैं क्या इनर ऑर्बिटल? इसको इनर तो बोल सकते हैं लेकिन इसको आउटर नहीं बोलेंगे सर, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मली इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो शब्द हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या 6 के लिए, 5 और 6 के लिए वही, बस अगर इनर है तो इनर बोला जा रहा है आउटर की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ बच्चों अगर देखा जाए तो डी है ही नहीं, हाँ, तो इसको अपन आउटर डी तो नहीं बोल सकते ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको इनर डी भी नहीं बोलेंगे फिर। तो जरूरत नहीं है, मतलब तो जरूरत नहीं है, कह सकते हैं इन दोनों में ही है आवश्यकता, ओवरऑल उसको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्टेडल की बात करें बच्चों, यहाँ पर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है तो d2sp3 दैट इज इनर डी अगेन, ये हाँ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वो आउटर आउटर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बिल्कुल। और हाई स्पिन लो स्पिन इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैक पेयरिंग हो रही है, बैक पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल। ज्योमेट्री आपको पता ही बच्चों, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टेडल ज्योमेट्री जो होती है वो ऐसे बनती है, राइट, ठीक है। स्क्वायर पे दो पिरामिड बनते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टेडल ज्योमेट्री आप बोल सकते हो। तो मेनली मतलब बच्चे को सॉल्व कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, 4 और 6, क्योंकि 5 वाला केस भी लगभग 5 वाले केस जैसे है, तो ज्योमेट्री इज द सेम, बिल्कुल ज्योमेट्री सेम रहेगा। हाइब्रिडेशन जो है वो जरूर फाइंड आउट कर सकता है, ज्योमेट्री सेम नेचर के लिए जरूर ये सॉल्व करने पड़ेंगे, बिल्कुल। मैग्नेटिक नेचर के लिए देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक नेचर आप देख करके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बैक पेयरिंग कंसीडर करके ही करना पड़ेगा, बिल्कुल। मैग्नेटिक नेचर तो आपको देखकर ही बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको सॉल्व करना ही ज्योमेट्री पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, बिल्कुल, और ये दोनों ही सॉल्व करने हैं, बिल्कुल, ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मतलब ज्योमेट्री का ओवरऑल डिस्कशन, वीबीटी का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये था। अब आगे बच्चों एक्सप्लेनेशन जो इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम डील करेंगे।